गुड मॉर्निंग। रिवीजन कर लिया? और ठीक है, फिर वो जैसा आपको लोगों लगे उनको लगे वो वैसा कर लें। मैं आपको केवल एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो सेंटर से बदल के दिया है मैंने आपको, है ना? बाकी आपको जो ठीक लग रहा है वो करो, लेकिन इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं आना चाहिए। दोबारा शुरू करना मुझे। तो हम उस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ये तो बता दिए थे स्टूडेंट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था। मैंने कुछ रिएक्शंस लिखाई थी आपको। तो रिएक्शंस में क्या लिखाया था? तो NaCl को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो सबसे पहले तो NaCl डिसोसिएट होगा। क्या होगा? डिसोसिएट। उससे क्या क्या बनेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पानी में डिसॉल्व होंगे, यानी पानी से सराउंड हो जाएंगे। तो ये H2O एक्सेस अमाउंट में H2O लेंगे और ये बनेगा Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस इन प्रेजेंस ऑफ H2O लिक्विड। ये एक्सेस अमाउंट है। अब होगा ये, जरा समझना, NaCl को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए या डिसोसिएट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी? पक्का? हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, यस। और ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहलाती है लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। इसको शॉर्ट में हम लोग ये बोलते हैं, जो आपने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रेशन एनर्जी यानी पानी से सराउंडेड हुए तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब Na पॉजिटिव H2O 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 मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हुआ होगा और ये अट्रैक्शन के कारण एक बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड बना होगा, जो भी जिसे हम बहुत सारे नाम देते हैं, वान डर वाल फोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फोर्सेज के कारण अट्रैक्शन फोर्स बना होगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी, यानी ये वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक है और ये वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। डेल्टा एच हाइड्रेशन। और ये होता है हमारे पास नेगेटिव। बको यस। इसी टाइप से डेल्टा एच हाइड्रेशन और इसको हम, ये भी क्या होगा? नेगेटिव। ब्रैकेट में हम इसके ये डाल देंगे Cl नेगेटिव, इसके ब्रैकेट में डाल देंगे Na पॉजिटिव। यानी अगर आप ध्यान से देखें कुछ एनर्जीज कंज्यूम हुई है और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तब जाके डेल्टा एच सॉल्यूशन बना है। डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब डेल्टा एच सॉल्यूशन ओवरऑल होता क्या है वो देखिए। डेल्टा एच सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा एच यानी कि लैटिस एनर्जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ये दोनों एनर्जी कैसी है हमारे पास?
नेगेटिव, और ये एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव। यानी ये रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी। और ये एनर्जी कौन सी है? एब्जॉर्ब एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो साइन कैसा आएगा? और अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो साइन देख लो जल्दी से। एक्चुअली कल मैंने आपको लिखाया था NaCl वाली रिएक्शन, जिसमें लिखाया था आपको डेल्टा H इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल लिखाया था, और बाकी दो रिएक्शन लिखाई थी उसमें माइनस लिखाया था। वो यही कारण होता है, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी और रिलीज एनर्जी में जो एनर्जी ज्यादा होगी साइन उसके अकॉर्डिंग है। छापो उसको। लिखिएगा, if required energy greater than release energy, if required energy greater than release energy, delta H solution equal to positive. If required energy greater than release energy, delta H solution equal to positive. सही है? सुनाई दिया क्या बोला मैंने? फिर लिखो, if required energy less than release energy, if required energy less than release energy, then delta H equal to negative. Delta H equal to negative. नोट हो गया? एक और रिएक्शन लिख लो, Na2SO4 वाली। जैसे Na2SO4 सॉलिड है, उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा पहले, पक्को यस। और डिसोसिएट करने के बाद उससे जो आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव और SO4, वो जो Na पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव है, वो रिएक्ट करेंगे, पानी से कंबाइन होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। और जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो हम उसको बोलते हैं रिलीज एनर्जी। और जब वो एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं डिसोसिएट होने के लिए, तो वो कहलाती है रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी किसी भी केस में ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा है तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। जल्दी से रिएक्शन देखो, मेरे साथ लिखना, और लिखिएगा, Na2SO4 solid gives us Na positive aqueous, sorry, Na positive gas plus Cl negative gas। ये SO4 आएगा, ठीक है। SO4 लिखो, SO4 डबल नेगेटिव एक्वस, सॉरी गैस। इसके बाद में यहाँ पर ये पानी के कांटेक्ट में आएगा और ये बनेगा 2Na पॉजिटिव एक्वस। सेम केस यहाँ पर
SO4 डबल नेगेटिव एक्वस। यहाँ पर H2O की प्रेजेंस है लिक्विड, यहाँ भी H2O की प्रेजेंस है लिक्विड, तो हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, लेकिन 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू कहलाएगी नेगेटिव। इसी टाइप से डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, और ये वैल्यू कहलाएगी नेगेटिव। इसी टाइप से डेल्टा H जो यहाँ पर यूज हो रहा है उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, सुनाई दे रहा है? और लैटिस एनर्जी का साइन यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। और ये जो टोटल वैल्यू है इसको बोलते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो वैल्यू आई डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आइन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ SO4 डबल नेगेटिव आइन। और ये कौन सी एनर्जीज हैं? जो पॉजिटिव साइन लगा है उसके नीचे रिक्वायर्ड एनर्जी, नेगेटिव साइन लगा है रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट हेड डालो। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिख लिया? देखिए एड्रेस करके सारी डेफिनेशंस कितने मोल के लिए डिफाइन? 1 मोल। देखिए चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in, change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in fixed amount of solvent, 1 mole of solute is dissolved in fixed amount of solvent and formed fixed amount of solvent and formed a solution of fixed concentration, sorry, and form a solution of specific concentration। बहस नहीं प्लीज, आवाज कोई नहीं करेगा यहाँ। and formed solution of specific concentration and formed solution of specific concentration। किसी को कोई डाउट है? बता दो क्या डाउट है, मैं बता देता हूँ। लेकिन आप आपस में बिल्कुल भी डिस्कस या बहस टाइप कुछ नहीं करेंगे एक्चुअली। आपको प्यार से चीज समझाते हैं, किसी को समझ नहीं आती है। आपको मैं कोई बात बोल रहा होता हूँ तो आप उसे एक बार में मान लिया करो। अभी भी लोग बातें किए जा रहे हैं।
लिखें आगे, लिखिएगा HCl प्लस 5H2O, HCl plus 5H2O gives us HCl dot 5H2. Delta RH equal to minus 63.5 kilojoule per mole. फिर लिखिए HCl plus 10H2O, HCl dot 10H2O. Delta RH equal to minus 69.5 kilojoule per mole. HCl plus 40H2O, HCl dot 40H2O. Delta RH equal to minus 73 किलोजूल पर मोल। आप देखो इसमें मोल्स कितना भी बदला हो पानी का, लेकिन उस हिसाब से हीट चेंज नहीं हुआ है। पहली रिएक्शन में मोल ऑफ वाटर 5 मोल थे, हमने उन्हें 10 मोल किया, लेकिन हीट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। आप देखो मैंने मोल्स ऑफ वाटर 10 से 40 तक किए, तो कुल मिला के ये जरूरी नहीं कि सॉल्वेंट का अमाउंट बदलने पे एनर्जी में ज़्यादा कितना चेंज आएगा, बस ये कुछ चेंज आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू बताने की कोशिश की। इसलिए कोई रेशो या कोई रूल मत बना लेना इसका कि इतने मोल्स मिलाएंगे तो इतना पानी रिलीज होगा, यहाँ कोई रूल नहीं है। एक और रिएक्शन लिखो जल्दी से, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O, H2O के नीचे लेना एक्सेस अमाउंट, आफ्टर एरो HCl एक्वस, और इसके सामने लिखना डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन। डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चेक नहीं पता क्या है तो नहीं लिख रहे हैं। डेल्टा एच, इसको बोलेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन, कल मैंने यही पढ़ाया था ऊपर, डेल्टा एच सॉल्यूशन यानी कुछ फिक्स अमाउंट मिलाएंगे वो अलग चीज है, बहुत एक्सेस अमाउंट मिलाएंगे तो वो अलग बात होती है। अब सर ये लिखा है क्यों, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, उस हेडिंग के लिए लिखा है जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, लिखिएगा। आप मुझे बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, बको यस, उसमें कुछ सॉल्वेंट मिलाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाता है, यही कहना है, पक्का। मैं भी यही कह रहा हूँ, डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट को मिलाना। तो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन है, उसमें हम कुछ और सॉल्वेंट मिलाएंगे तो कितना एनर्जी चेंज आएगा, तो उस एग्जांपल्स को समझने के लिए मैंने ये वाली हेडिंग लिखवाई। हम पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, लिखिएगा। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी change in enthalpy when 1 mole of acid एसिड की जगह सॉल्यूट वर्ड यूज करो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is added, 1 mole of solute is added from one specific, from one specific concentration, from one specific concentration to another, one specific concentration to another, one specific concentration to another, लिख लिया। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें रिएक्शन लिखो एक, HCl dot 5H2O plus 5H2O, arrow, after arrow HCl dot 10H2O,
अब आप जरा देख के बताओ उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। आपके सामने सामने रिएक्शंस लिखी हैं, दिमाग लगाओ और आंसर्स निकालो। दिमाग लगाओ, क्योंकि कोई टिपिकल चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था चैप्टर बहुत आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसमें केवल। कितना? माइनस, देख लो, -6 किलो जूल पर मोल। देखो एक मिनट, बोर्ड पर देखो, ये रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन दिख रही है। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, और आपने जो रिएक्शन लिखी है उसे ध्यान से देखो, दिखाई देगा। आपने उसमें ये किया है HCl.5H2O प्लस 5H2O गिव जस्ट, क्या किया आपने यहाँ पर, HCl.10H2O। तो आप इन दोनों रिएक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे कि ये मिल जाए? सेकेंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन माइनस कर दो। फिफ्थ क्लास तो पास की है ना, या इतना रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपको पता है इसके सर के साइन बदल जाएंगे। यहाँ पर 5H2 लिखना है यार, मैं 5 नहीं लिखाया था क्या पहले? लिखा है तो मैंने नहीं लिखा तो शायद आपने तो लिखा था ना। हाँ, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5H2 ये बचेगा, HCl से HCl कैंसिल हो जाएगा, इधर भी साइन बदला हुआ है तो HCl 5H2 इधर आएगा। तो हमने माइनस किस में से किसको किया? तो सेकंड के इस डेटा में से इस डेटा को माइनस करो जरा, क्या वैल्यू आ रही है। और आपने 66 क्या देख के बोला था? H2 से क्या लेना ना, डेटा ये सॉल्व होता है, लिख लो। तो इस टाइप से जो आपने सॉल्व किया है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत आसान है ऐड सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन आना भी चाहिए। वो 66 आंसर पता नहीं कौन सी थ्योरी थी, समझाओ जरा कौन सी थ्योरी थी। नहीं नहीं बताओ, खड़े हो जाओ तुम। हाँ बताओ कौन सी थ्योरी से ऐड किया था, क्या किया था बताओ तो। H2O 5 थे वहाँ, अच्छा आपने एक ही कंसीडर किया था, अच्छा। और मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी लिखा था, सबसे पहले समझाया था, यहाँ H2O कितना मिला रहे हैं उससे एनर्जी कितनी रिलीज रिलेट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी कोई रिलेट नहीं कर रही है वहां पर। वहां पर H2O का अमाउंट और एनर्जी रिलीज अमाउंट रिलीज नहीं कर रहा, केवल इतना सा है, H2O का अमाउंट बढ़ाने से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। कितना H2O मिला रहे हैं कितनी रिलीज होगी, ऐसा कोई समीकरण हमारे पास नहीं। बैठो। तो जब आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हो तो गलत कॉन्सेप्ट मत लगाए। देखें आगे, एक और रिएक्शन लिखो, देखें कितने लोग सॉल्व कर। HCl.10H2O plus 30H2O gives us HCl.40H2O, HCl.40H2O। हाँ जो भी आंसर है जल्दी लिखो। खैर क्या लिखा था अभी आपने, तो डेल्टा एच कितना आ गया, पक्का? इसमें से इसको चेंज किया होगा, तो 63 में से मतलब 73 में से इसको माइनस किया। अच्छा इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया होगा, आंसर आ गया होगा। देखो 0.5 यहाँ आ गया, और 13 में से 9 गया तो 4 ये आ गया, तो 4.5 आया। अच्छा 3.5, एक और लिखो जल्दी से, HCl.5H2O, HCl.5H2O plus 35H2O, HCl.5H2O plus 35H2O gives us
HCl.40H2O, हाँ -9। ये माइनस लगाने का मतलब ये आ रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो कंसंट्रेशन चेंज पढ़ाना था मुझे, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में बदलते हैं तो एनर्जी में चेंज क्या आता है, इसीलिए मैंने इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया है। नेक्स्ट सेकंड डालो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, change in enthalpy when 1 mole of acid, change in enthalpy when 1 mole of acid, change in enthalpy when 1 mole of acid, ब्रैकेट में लिखना, और बेस, 1 mole of acid, ब्रैकेट में लिखना, और बेस, ब्रैकेट क्लोज, completely neutralize, completely neutralize by, completely neutralized by base, ब्रैकेट लिखो, और एसिड, लिख लिया, फुल स्टॉप। जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आप या तो केवल ब्रैकेट वाला पार्ट पढ़ना या केवल विदाउट ब्रैकेट वाला। अगर आप बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो किससे न्यूट्रलाइज करोगे? अगर एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो किससे करोगे? मैंने ये लिखा है आपको, मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई होगी। पक्का? ओके। और डेफिनेशन कितने मोल के लिए डिफाइन है? तो जब एसिड के रिस्पेक्ट में करेंगे, एसिड न्यूट्रलाइज करना है तो 1 मोल एसिड की बात करोगे, बेस कितना लेना है कोई मतलब नहीं। बेस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 1 मोल बेस न्यूट्रलाइज करना है, एसिड कितना लेना है उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पर HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, प्रोडक्ट बको क्या क्या बनेगा? NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। आप मुझे बताओ, पानी में अगर हम NaCl मिलाते हैं तो उसमें NaCl होता है क्या? दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना। पानी लिया बको यस, उसमें NaCl मिलाया बको यस, क्या उसमें NaCl होगा? दोबारा बोलता हूँ, पानी लिया, NaCl देखा है, NaCl को पानी में डाला, क्या उसमें NaCl होगा? तो क्या होगा? Na पॉजिटिव N, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये आम जनता के लिए हो सकता है कि पानी में NaCl मिलाया तो NaCl है, आपके लिए नहीं हो सकता है। सुनाई दे रहा है? क्यों नहीं हो सकता कि पानी के अंदर वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनेज हो गया। ये दिमाग में प्रॉपर याद रखना, आगे तक बहुत काम आएगा। जिसको ये पता रहेगा ना, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएंगी। सेम कंडीशन, HCl को पानी में डाला, आपको यस, तो HCl पानी में है क्या? तो एक्चुअल में क्या है? कंफर्म? पक्का? अच्छा दोबारा, मैंने पानी लिया, उसमें HCl डाला, तो उसमें क्या है? H पॉजिटिव N। अब मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया HCl का। HCl का सॉल्यूशन मतलब, ध्यान से समझना क्या पूछ रहा हूँ। HCl का सॉल्यूशन लिया मतलब पानी में HCl मिक्स है, पानी में। तो मुझे उस HCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? पहले से ही ब्रेक है, नहीं देनी पड़ेगी। आप शायद मेरे कॉन्सेप्ट जा ही नहीं पाए। मैंने कहा जब मैं पानी लेता हूँ, पानी में HCl डाला, क्या उसमें HCl होगा? तो क्या होगा? ब्रेक है ना वो। अब मैं कॉन्सेप्ट बदलता हूँ, अब मैं थ्योरी को दूसरे तरह से। मैंने HCl सॉल्यूशन लिया, यानी पानी में HCl मिक्स है, बको यस, तो क्या HCl है उसमें? तो क्या है? तो मैं अगर बोलूं मुझे HCl ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जीरो। क्यों जीरो? क्यों? लेकिन अगर ये डिजोल्व नहीं होता तो एनर्जी देनी पड़ती ना। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए? हमें डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? हम ये मान के चलेंगे वो पूरा का पूरा आयनाइज है। मतलब ये समझो, यहाँ पर ध्यान से देखो, HCl किस फॉर्म में एक्चुअल में? सुनाई नहीं दे रहा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक्चुअल में तो ये है ना, एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस मतलब पानी की प्रेजेंस। NaOH किस फॉर्म में? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, पक्का?
और आप देखेंगे जब इनकी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि आपको मालूम है NaCl भी पानी में NaCl तो नहीं होगा, कौन होगा? अब आप रिएक्शन को ध्यान से देखना जरा, इसमें रिएक्शन हुई किनकी? क्या पानी में पहले से Cl नेगेटिव आयन फ्री था? क्या पानी में पहले से Na पॉजिटिव आयन फ्री था? पानी का मतलब यहाँ सॉल्यूशन में बात कर रहा हूँ। क्या पानी, जब मैंने HCl डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो पानी के अंदर Cl नेगेटिव आयन भी था, Na पॉजिटिव आयन भी था, फ्रीली घूम रहे थे, और रिएक्शन के बाद भी फ्रीली घूम रहे हैं। यानी इनकी कोई रिएक्शन किस किस की हुई? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव की रिएक्शन नहीं हुई, Cl नेगेटिव की रिएक्शन नहीं हुई, तो रिएक्शन किसकी हुई? Na पॉजिटिव और, तो एक्चुअल में जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन हुई है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स अस H2O। और ये जो रिएक्शन हो रही है, मैंने यहाँ पर बताया कि एनर्जी रिलीज हुई कुछ, ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -55.84 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी एक्चुअल में क्यों रिलीज हुई? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के कंबाइन होने से। ना तो Na पॉजिटिव कंबाइन हुआ, ना ही Cl नेगेटिव, कंबाइन कौन हुए? तो एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हुई इसके कारण, यानी कि -55.84 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव कंबाइन होने के कारण। छापो जल्दी से। मैंने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्यों काट दिया? क्योंकि वो ना तो रिएक्शन में पहले ही रिएक्ट करते थे, पहले भी वो फ्री आयन थे और बाद में भी वो फ्री आयन। लेकिन हाँ, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे नहीं काटते। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो मैंने आपसे बोला कि मैंने HCl सॉल्यूशन लिया, कौन सा? HCl सॉल्यूशन लिया, तो उसमें मुझे HCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सुनाई नहीं दे रहा? 0, यानी कि मुझे यहाँ पर डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड इक्वल टू कितना है? 0। ऐसे डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस कितना है? 0। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आयनाइज होगी। ये पहले से आयनाइज क्यों होंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में मिलाने पे ये अपने आप ही पूरी तरह से आयनाइज जाएंगे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयनाइज नहीं होते। तो कुल मिला के मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ बेस प्लस डेल्टा एच ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव कन्वर्ट इनटू H2O। इसके कारण जो कुछ आएंगी ये तीनों वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, अपने आप आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एच आयनाइजेशन कितना है हमारे पास? HCl का 0, बेस का कितना है और इसका कितना वैल्यू दिए? तो हमारे पास डेल्टा एच दिया, यानी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन उसके बराबर आ रहा है। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाए कौन, या स्ट्रॉन्ग बेस? दो चीजें बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाए या स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाए, इसका मतलब 1 मोल एच आयन की बात करता है। स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाए, इसका मतलब 1 मोल OH आयन की बात करता है। जब तक उसने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, जनरली मैं बोलता हूँ आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड, आपका तुरंत आंसर आता है HCl H2SO4 ऐसे। ऐसे नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर उसने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बको यस, कोई फॉर्मूला, तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन कितना? अब वो एक का मतलब 1 मोल होता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन, ओनली एक OH नेगेटिव। नहीं दे गया? हम H आयन और OH आयन को एसिड बेस बोलते हैं, HCl H2SO4 को एसिड बेस नहीं बोलते। चलो एक और लिखो,
और इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। एक स्टेटमेंट लिख लो, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा एच आयनाइजेशन इक्वल टू 0। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा एच आयनाइजेशन इक्वल टू 0। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा एच आयनाइजेशन इक्वल टू 0। लिखो एक रिएक्शन, HCl प्लस NH4OH, HCl plus NH4OH aqueous gives us NH4Cl plus H2O, NH4Cl aqueous plus H2O। लिख लिया? इसमें आपको बता दूं, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलना है। जब तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको तब तक सॉल्ट सारे आपके लिए कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बाय डिफॉल्ट सॉल्ट कैसे होते हैं? एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, नाम सुना है? वहां जाके मैं कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैंने उसको नहीं बताया तब तक आपके लिए सारे सॉल्ट कैसे हैं, ठीक है? आपको कोई गलती नहीं करनी है उसमें। ओके, मैंने रिएक्शन बोली आपसे, HCl एक्वस प्लस NH4OH एक्वस, यही लिखा ना? HCl एक्वस प्लस NH4OH एक्वस गिव्स अस NH4Cl प्लस H2O लिक्विड। कितने H2O बने इसमें? एक। डेल्टा H कितना बोला है मैंने यहाँ पर? देखो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन बोला नहीं क्या अभी? -49.84 किलो जूल पर मोल। अब इसमें पूछा जा रहा है इंथेल, लिख लो यहाँ पर, फाइंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। 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 आप समझो यहाँ पर, HCl के लिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कितना देना है? पक्का? इसके लिए 0। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, लिख लेना इसके ऊपर वीक बेस, आप जानते नहीं तो वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी वैल्यू। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि वीक बेस है, वीक एसिड को तो डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। केवल 100% आयनाइज कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और कोई नहीं। तो कुल मिला के हमारे पास जो प्रोसेस होगी वो ये, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने पको? डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस, पक्का? प्लस डेल्टा एच ड्यू टू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कन्वर्ट इनटू H2O, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 55.84 होती है, मालूम है ना? अभी तो पढ़ा है पीछे। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन यहाँ कितना दिया हुआ है? -49.84, पक्का? डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड बको 0 क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मालूम है ना आपको ये बात? प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस कितना है? एक्स या वही निकालना है, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस यानी कि NH4OH के बारे में बात करते हैं। ओके, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ पानी का कितना है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव -55.84,
और इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाए। कितना आया जल्दी बताओ, प्लस या माइनस? प्लस, तो 6 लिख, जल्दी सॉल्व करो। यानी हमारे पास आ गया +6 किलो जूल पर मोल। ये है डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस यानी कि NH4OH। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा जी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें, जल्दी सॉल्व करोगे? बिल्कुल ऐसे ही करना। मैं 2 एग्जाम्पल और कर रहा हूँ। लिखो HCN, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, ये वीक एसिड है। HCN प्लस NaOH aqueous gives us NaCN aqueous प्लस H2O लिक्विड। इसके लिए लिखो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -12.13 किलो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCN। फाइंड डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCN। जल्दी सॉल्व करो। डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCN, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी करवाया था। वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCN इक्वल टू +43.71 किलो जूल पर मोल। सबका आ गया? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? Good. एक और करोगे? हाँ, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? अरे जिससे मैंने फॉर्मूले पूछे थे यार। हाँ, तुम बैठे हो खाली, कर ही नहीं रहे कुछ। बड़े नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, वो भी नहीं किया आपने। ये तो ओरली सॉल्व हो गया था। एक और लिखो जल्दी से। CH3COOH CH3COOH aqueous प्लस NaOH aqueous। CH3COOH वीक एसिड होता है भाई। कन्वर्ट इनटू CH3COONA aqueous प्लस H2O लिक्विड। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -49.84 किलो जूल पर मोल। जल्दी सॉल्व करो। फाइंड डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH। Find delta H ionization of CH3COOH। पहले वाले केस में आपने लिखा होगा -12.13 इक्वल टू 0 सॉरी x प्लस 0 प्लस ब्रैकेट में -55.84। मुझे उम्मीद है यही आया होगा। यानी हमारे पास आ गया डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCN इक्वल टू कितना आ गया था, +43.71 किलो जूल पर मोल। सेम पैटर्न आपने इसमें किया होगा, -49.84
84 इज इक्वल टू x प्लस 0 प्लस माइनस 55.84। यहाँ 55.84 क्यों ले रहे हैं? अगर यहाँ 2 मोल H2O बना होता तो इंटू 2 कर देते, अगर 3 होता तो सुनाई दे गया। 1 मोल बन रहा है तो हमने इसलिए 1 मोल का डेटा लिया है। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया x की वैल्यू? +6। तो डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू +6 किलो जूल। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। पक्का? अब मैं जो बात आपसे यहाँ जानना चाह रहा हूँ उसे सुनते हैं। HCN और CH3COOH में मोर वीकर एसिड कौन है? दोनों वीक एसिड ही तो कंफर्म है। ज्यादा वीकर कौन है? एसिड की बात करूं, NaOH कहां से आ गया? CH3COOH और HCN में ज्यादा वीकर एसिड कौन है? आपको कैसे पता HCN ज्यादा वीकर है? क्योंकि उसे डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। लिखो हियर HCN is more weaker acid than CH3COOH. HCN is more weaker acid than CH3COOH. Because it is required more ionization energy. Because it is required more ionization energy. नेक्स्ट लाइन डालो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब है किसी सब्सटेंस को एटम्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? लिखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सब्सटेंस into its 1 mole substance into its gaseous atoms, 1 mole substance into its gaseous atoms, into its gaseous atoms। जैसे समझना, Cl2 एटम में मॉलिक्यूल है, सुनाई नहीं दिया? इसको हम हीट देंगे तो ये बन जाएगा 2Cl, बन गया एटम। ये गैस था बको, यस ये गैस था। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हम डेल्टा RH, तो हम बोल ही सकते हैं लेकिन इसका एक नाम और है डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ Cl2, जो भी वैल्यू होगी। नहीं देखिए, Cl2 का मतलब है Cl सिंगल बॉन्ड Cl को ब्रेक किया गया यहाँ पर। इसी टाइप से एक और टर्म होती है कार्बन सॉलिड। गुड मॉर्निंग। कार्बन सॉलिड एटम नहीं है। कार्बन आप उठाओगे, कार्बन बहुत सारा आपने देखा सॉलिड फॉर्म में मिलता है। कार्बन बहुत सारे एटम्स आपस में एसोसिएट, आप इसको हीट करो और ये कार्बन को गैस एटम्स में कन्वर्ट करो। जब ये गैस में कन्वर्ट होगा सारे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो ये कहलाता है डेल्टा एच। इसी को हम बोलेंगे डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ बको कार्बन सॉलिड। तो नहीं देखा, एक और नाम है इसका, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? तो इसका एक नाम और बन गया डेल्टा एच सब्लिमेशन। सुनाई दिया? ऐसे ही यहां पर आ जाओ ऊपर वाली रिएक्शन में, Cl2 किस में कन्वर्ट किया? तो इसका एक नाम और है डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2। Cl2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, Cl2 में एक बॉन्ड था Cl के बीच में, तो वो बॉन्ड को ब्रेक किया तभी तो एटम्स में कन्वर्ट हुए। तो इसका एक नाम और है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, जो प्रोसेस चल रही वो नाम। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बॉन्ड है कि नहीं है? क्या यहाँ बॉन्ड है? तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया गया, बस इतनी सी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन।
लेकिन Cl2 से एटम्स बने तो हम उसको एटमाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक रिएक्शन भी है तो हम इसको डेल्टा आर एच तो सभी के लिए बोल सकते हैं कॉमन। एक और लिख के बताओ जल्दी से। Mg सॉलिड कन्वर्ट इनटू Mg गैस, क्या क्या बोलेंगे इसको बको? डेल्टा आर एच तो बोलेंगे ही, और क्या बोलेंगे? डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ Mg सॉलिड, पक्का? और क्या बोलेंगे? डेल्टा एच सब्लिमेशन, पक्का? तो इस टाइप से आपको ये सब टर्म्स आनी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह जितनी भी एप्लीकेबल है सब गैसेस के एप्लीकेबल है, लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। लिखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी हेडिंग है। मैंने तीनों नाम बोले इसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। लिखिए डैश करके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole particular bond, energy required to break 1 mole particular bond of some specific compound, energy required to break 1 mole particular bond of some specific compound, of some specific compound, energy required to break 1 mole particular bond of some specific compound। नोट हो गया? आपको इनऑर्गेनिक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पढ़ाए होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पक्का? हम ये सब नहीं जानते, ठीक है ना? आप समझो मैं क्या बात करने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ, NH3, यहाँ पर मैंने बोला है CH4, सुनाई दे रहा है? यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है? 4। यानी अगर ये और ये हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो 1 मोल पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इसका मतलब इसमें 4 मोल बॉन्ड है। कितने मोल है? सुनाई दे गया? इसी टाइप से हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड C, पढ़ा होगा? यहाँ पर H वगैरह जो भी है, यहाँ पर बात समझते हैं। 1 मोल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने? 1 मोल, ये 2 मोल नहीं है, और ये 4 मोल है। बको यस, 4 मोल सिंगल बॉन्ड है और 1 मोल, इसको 6 काउंट मत कर लेना। ये डबल बॉन्ड का मतलब हमें नहीं पता। हम डबल बॉन्ड जानते हो कैसे जानते हैं? मैं आज आपको डबल बॉन्ड बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड है, समझ लीजिए? ये डबल बॉन्ड इन दोनों से ज्यादा थिक दिख रहे हैं ना? हम हमें ये एक ही बॉन्ड दिखता है, एक नहीं तो आप बोलेंगे सर इसमें एक सिग्मा एक पाई, वी डोंट नो एक सिग्मा पाई। एक डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? उससे यहाँ पर बिल्कुल भी डिवाइड मत करना दो पार्ट में, सर ये सिग्मा तो 5 हो गए, 3 ये थे, 4 ये थे, 5 ये था। ऐसी कोई गणित हम नहीं जानते, तो ऐसी गणित लगाना भी वही, क्योंकि वो डेटा ऐसा ही दिया होगा आपको। तो प्लीज ध्यान रखना, और ये इन्होंने वाली सर को मत बता देना सर ने ऐसे बनाया था डबल बॉन्ड, किसी को मत बता देना, ये मैं गलत बना रहा था।
तो ऐसे ही करते हैं। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको अलग-अलग नहीं देखना है, ये अपने आप में पूरा एक बॉन्ड है। सुनाई दे गया? डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड, इसी टाइप से सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सुनाई दे गया? एक ये हो गया एक ये, तो ये इसमें 2 2 मोल सिंगल बॉन्ड है, 1 मोल मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। तो जब आपको ये डेटा दिया जाएगा तो आपको इसी डेटा को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप जानते हैं। यहाँ पर मैं टर्म यूज़ करूँगा एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एक और यूज़ करूँगा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, सुनाई दे रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड, राइट? और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिलीज़। तो एक टर्म लिख लो पहले तो, लिखो लाइन चेंज करके। एनर्जी सॉरी ऐसे लिखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शॉर्ट में इसको बीडीई बोल दिया। एनर्जी रिलीज़, सुनाई नहीं दिया? पक्का? यानी ये पॉज़िटिव हो गया हमारे पास। रिक्वायर्ड है ना? ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ और ये नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ दोनों को एक कॉमनली वर्ड यूज़ करने वाले हैं, वो है बॉन्ड एनर्जी। हम ना बॉन्ड फॉर्मेशन लिखने वाले हैं, ना ही बॉन्ड डिसोसिएशन, हम बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे। वो बात अलग है कि हमें पता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दे रहे हैं, तो पॉज़िटिव में लिखेंगे, बॉन्ड बनने में रिलीज़ हो रही है तो नेगेटिव में। सुनाई दिया? दोबारा बोलता हूँ, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना? तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ा रहे हैं। आज बहुत कम पढ़ाई हो पाई है।